तो वेलकम ऑल, आप सबका स्वागत है बुक वन के चैप्टर प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण, एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है संसाधन और भू राजनीति, और इसके अलावा एक और टॉपिक करेंगे मूलवासियों का अर्थ और अधिकार, रिसोर्सेज इन जियोपॉलिटिक्स और मीनिंग एंड राइट्स ऑफ इंडिजीनियस पीपल। ये दोनों टॉपिक इस साल 2023-24 में नए ऐड हुए हैं। हालांकि कोरोना आने से पहले ये टॉपिक थे चैप्टर में, लेकिन बाद में हटा दिए गए, लेकिन इस साल फिर से ऐड हो गए। तो इस साल ऐड हुए हैं, नए हैं, तो काफी चांस है कि इसमें से क्वेश्चन आए। तो हम इस तरह से करेंगे कि इनमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो हम उसका आंसर कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले संसाधन और भू राजनीति, रिसोर्सेज इन जियोपॉलिटिक्स। अगर आप वैश्विक राजनीति या ग्लोबल पॉलिटिक्स को देखें तो उसमें तनाव या डिस्प्यूट का एक मुख्य कारण, मेन रीजन है संसाधनों पर, रिसोर्सेज पर अधिक से अधिक वर्चस्व या प्रभाव कायम किया जाए। किसी भी देश को, कोई भी देश को आप ले लो, उसे अमीर, विकसित, शक्तिशाली, रिच, डेवलप्ड और पावरफुल बनाने में इन्हीं मतलब रिसोर्सेज की ही, या यूं कह लो संसाधनों की ही मुख्य भूमिका रहती है। प्रमुख संसाधन तथा विश्व राजनीति में उनकी भूमिका को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। तो पहले संसाधन के बारे में बताऊं तो उससे पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा, और उस एग्जाम्पल से आप अगले पॉइंट को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। ये सारी पिक्स आप समझ सकते हैं 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं शताब्दी के आसपास की हैं। देखो, उस जमाने में महाशक्ति वो देश थे जिनका समुद्र पर, महासागरों पर राज था, क्योंकि वह हवाई जहाज का आविष्कार हुआ नहीं था, और ज्यादातर व्यापार, सारा सामान का व्यापार, लेन देन जितना होता था समुद्र से होता था। तो समुद्र मार्ग पर अगर कब्जा करना है तो शक्तिशाली नौसेना चाहिए, और व्यापार करने के लिए भी बड़े बड़े जहाज चाहिए। तो शक्तिशाली नौसेना हो या व्यापार के लिए बड़े जहाज हो, तो हमें इन बड़े बड़े जलपोतों की, बड़े बड़े जहाजों की, इस प्रकार के जहाजों की आवश्यकता है, ताकि हम समुद्र पर, महासागर पर, उनके मार्गों पर अच्छे तरह से अपना प्रभाव, अपनी शक्ति बनाकर रख सकें। तो आप ये देख सकते हैं, ये है समुद्र मार्ग। इन पर वही देश राज करेगा जिनके पास बड़े बड़े जहाज और बड़ी नौसेना, शक्तिशाली नौसेना, और समान व्यापार के लिए आपके पास बड़े बड़े जहाज हो। तो इन बड़े बड़े जहाजों की और बड़ी शक्तिशाली नौसेना की और व्यापार के लिए भी बड़े जहाजों की आवश्यकता थी। तो अब हम चलिए अपने पॉइंट पर चलते हैं। पहला संसाधन आता है इमारती लकड़ियां। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने बड़े जहाज आपको क्यों बताए। तो अब हम चलते हैं इस पॉइंट में आगे। पहले किसी भी देश की नौसेना शक्ति, मैंने अभी आपको बताया था, इमारती लकड़ी से जुड़ी होती थी, और व्यापार भी बड़े जहाजों से होता था। तो विदेशी व्यापार नौसैनिक क्षमता से ही संबंध था। अतः पश्चिमी देश, जितने भी पश्चिम यूरोप के देश थे, उन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहा, अपना प्रभाव समुद्र पर प्रभाव करना चाहा, या समुद्र मार्गों पर अपना प्रभाव जमाना चाहा। उन्हें अब क्या चाहिए था? बड़े बड़े किश्तियां, बड़े बड़े जहाज और बड़े बड़े जलपोत। इसके लिए उन्हें चाहिए थे इमारती लकड़ी, जो उन्हें जहां से मिल सकती थी वहां उन्हें कब्जा करने की कोशिश की। उस समय तेल इतना मूल्यवान नहीं था, क्योंकि हवाई जहाज वगैरह थे नहीं, तो पेट्रोलियम इतना मूल्यवान नहीं था। हाँ, ये बड़े जहाज, और इन बड़े जहाजों को बनाने के लिए लकड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। तो ऐसे जहाज की शतीरों के लिए, इमारती लकड़ी की आपूर्ति के लिए पश्चिमी देशों ने अफ्रीका के देश, लैटिन अमेरिका के देश, और एशिया का नाम या मैं नहीं लिख पाया हूं, भूल गया हूं, तो एशिया के देशों पर अपना प्रभाव जमाया। तो अब हम एग्जाम्पल से बड़े अच्छे तरीके से समझ गए कि इमारती लकड़ियों का कितना महत्व था। अब हम आते हैं इराक वॉर पर। अब आप कहोगे भाई इराक वॉर पे क्यों आ गए? क्योंकि दूसरा संसाधन पढ़ने से पहले इराक वॉर का एग्जाम्पल बताऊंगा। 2003 में हम देख सकते हैं ये पिक्चर से कि अमेरिका ने इराक पर आक्रमण किया। बहाना क्या लगाया? MDW, कि इराक के पास मास डिस्ट्रक्टिव वेपन है, सामूहिक नरसंहार के शस्त्र हैं। पर यह सिर्फ बहाना था। असल में अमेरिका की नजर थी इस पर, इराक के पेट्रोल संसाधन, ऑयल रिजर्व पर, क्योंकि अमेरिका इस पर कब्जा करना चाहता था, या यूं कह लो इसका इस्तेमाल अपने लिए करना चाहता था। तो ऑयल एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन 20वीं शताब्दी में बन चुका है, और 20वीं शताब्दी से अब तक चला आ रहा है।
हालांकि हम अब 21वीं सदी में है, लेकिन 20वीं सदी से ही पेट्रोलियम के महत्व को हम अच्छी तरह जानते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ। तेल भंडार, ऑयल रिजर्व। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इन दोनों के दौरान हमने देखा कि सामरिक संसाधन, खासकर तेल की निर्बाध आपूर्ति का महत्व बहुत अच्छी तरह उजागर हो गया है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ही ये पता लग गया था कि पेट्रोलियम कितना इंपॉर्टेंट है। इसके लिए उत्तरी गोलार्ध जब हम बोलेंगे तो हमेशा विकसित देश है। उत्तरी गोलार्ध का मतलब है विकसित देश, डेवलप्ड कंट्रीज। उन्होंने इस तरह के कदम उठाए जिसके अंतर्गत संसाधन दोहन के इलाके, जहां जहां से पेट्रोलियम निकाला जा रहा है, समुद्री परिवहन मार्ग, जहां जहां से पेट्रोलियम का आना जाना है, उसके इर्द गिर्द सेना की तैनाती, और उत्पादक देश जो पेट्रोल को निकाल रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, वहां पर उन सब देशों में अपने मनपसंद सरकारों को, गवर्नमेंट की बहाली करना, और जितने भी अंतरराष्ट्रीय समझौते हो रहे हैं उनको अपने हित, अपने फेवर, अपने समर्थन में करना। तो पेट्रोलियम इतना इंपॉर्टेंट था कि उसके लिए सारी पॉलिटिक्स उसके आसपास घूमने लगी। पेट्रोलियम, तेल के साथ एक विपुल संपदा जुड़ी है, हम सब जानते हैं, और इस पर कब्जा जमाने के लिए राजनीतिक संघर्ष भी चलता रहता है। पश्चिम एशिया में अगर आप देखो तो वर्ल्ड के, विश्व के तेल भंडार का 64% हिस्सा, 64% हिस्सा मौजूद है। अकेले सऊदी अरब के पास विश्व का 1/4, 1/4 तेल भंडार है। इराक के पास दूसरे नंबर का तेल भंडार या ऑयल रिजर्व है, जिसको अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल से समझा, जिसके लिए अमेरिका ने उस पर हमला किया। अमेरिका, यूरोप, जापान, चीन, ये सब वो देश है जहां तेल की खपत बहुत बड़े पैमाने पर होती है। हालांकि अमेरिका, पश्चिमी यूरोप जैसे देश क्या करते हैं, तेल के लिए युद्ध करना, कब्जा करना, पेट्रोल को कहीं से निकालना, सरकार को पलटना, तख्ता पलट करवाना इत्यादि जैसे चीजों का बहाना लेते हैं। पर भारत, चीन जैसे देश ऐसा अभी नहीं कर पाए हैं। भारत की ये कोशिश रहती है कहीं से सस्ता तेल मिल जाए। चीन किसी को कर्जा देकर उसे कर्ज पे ब्याज के रूप में तेल ले लेता है, इस तरह से करते हैं। तो भारत ने भी, हमने देखा, रशिया से सस्ता तेल खरीदा। लेकिन तेल की खपत बड़े पैमाने पर है, तो तेल के आसपास काफी राजनीति घूमती है, और तेल संसाधन पर सब लोग या सब देश पकड़ बनाए रखना चाहते हैं। ये है इसका इंग्लिश कन्वर्जन। अब हम आते हैं जल संसाधन। देखो, इसको भी हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। आप जितनी भी इतिहास में सभ्यता देखेंगे, नील घाटी सभ्यता नील नदी के पास, सिंधु घाटी सभ्यता भारत में सिंधु नदी के पास, तो पानी भी एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। दुनिया के कुछ हिस्सों में आज भी स्वच्छ पानी का अभाव है, नहीं मिलता स्वच्छ पानी, और ये एक जीवनदायी संसाधन है, और इसको लेकर कई हिंसक संघर्ष की संभावना बनी रहती है। और पानी को लेकर जितने भी संघर्ष या यूं कह लो हिंसक संघर्ष होते हैं, राजनीतिक विद्वान उन्हें जल युद्ध का शब्द देते हैं या जल युद्ध की संज्ञा देते हैं। देशों के बीच जल संसाधन पर वर्चस्व, पानी पर अपना कब्जा बना रहे, इसके लिए भी कई झड़पें हो चुकी है। 1950-60 के दशक में देखो तो इजराइल, सीरिया, जॉर्डन के बीच संघर्ष हुआ। फिलहाल अगर आप देखो तो तुर्की, सीरिया, इराक के बीच फरात नदी पर बांध के निर्माण को लेकर एक दूसरे में ठनी हुई है, और बहुत से देशों के बीच नदियां और नदियों का पानी साझा है, और उन नदियों के पानी को लेकर भी संघर्ष होते रहते हैं। देखो, इंडिया का भी अगर आप देखो तो दो देशों से पानी के बंटवारे को लेकर विवाद है, या दो नदी के जल के बंटवारे को लेकर विवाद है। एक पाकिस्तान, पाकिस्तान से कौन सी नदी को लेकर? सिंधु नदी के जल के बंटवारे को लेकर विवाद है। बांग्लादेश के साथ भी हमारा विवाद है। बांग्लादेश से कौन से नदियों को लेकर? ब्रह्मपुत्र और गंगा के पानी को लेकर, जल के बंटवारे को लेकर हमारा विवाद है। अगर आपके पास या एक देश के पास संसाधन जितने ज्यादा होंगे, उस देश की अर्थव्यवस्था उतनी ज्यादा वृद्धि करेगी, विकास करेगी, और संसाधनों के आधार पर ही देश का औद्योगिकरण होगा। औद्योगिकरण होगा तो आर्थिक विकास होगा, आर्थिक विकास होगा तो सैनिक शक्ति बढ़ती है, और अगर आप अंतरराष्ट्रीय राजनीति में देखें तो उस देश की आवाज, उसकी वॉइस को अपने आप ही बहुत प्रभाव या एक शक्ति मिल जाती है, जिसके पास आर्थिक शक्ति ज्यादा हो और सैनिक शक्ति ज्यादा हो। अगर आर्थिक शक्ति ज्यादा है, सैनिक शक्ति ज्यादा है, तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में उस देश का प्रभाव और उसकी आवाज को वजन भी मिलता है। संसाधन पर अपनी
पहुंच बनाए रखना हर देश चाहता है। हर देश चाहता है कि वो संसाधन तक पहुंच बना कर रखे, प्रभाव बना कर रखे, और इसी एक प्रभाव के उद्देश्य को प्राथमिकता या प्रायोरिटी देकर हर देश अपनी विदेश नीति का निर्माण भी करता है और संचालन भी करता है। ये है इसका इंग्लिश कन्वर्जन। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, मूलवासियों का अधिकार और अर्थ, मीनिंग एंड राइट्स ऑफ इंडिजीनियस पीपल। मूलवासी का अर्थ, सबसे पहले हम मीनिंग को समझेंगे। 1980 में यूएनओ ने मूलवासी को पहली बार परिभाषित या डिफाइंड किया। इस परिभाषा के अनुसार मूलवासी ऐसे लोगों के वंशज हैं जो किसी देश में काफी लंबे समय से रहते चले आ रहे थे। अब यह बात पता चल गई कि हाँ भाई, बहुत लंबे समय से वो लोग अपने देश में रहते चले आ रहे थे। फिर दूसरी संस्कृति, जो बाहर की देशों की संस्कृति के या दूसरी संस्कृति के लोग उस देश में आए और इन लोगों ने उन मूलवासियों को या वहां पर रह रहे लोगों को अपने अधीन कर लिया या उनको गुलाम बना लिया। कालांतर में आगे चलकर ये लोग जो अधीन बन रहे थे, इन्होंने बाहर के आए लोगों से अपने आप को अलग रखने के लिए ये लोग जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों में जाकर बस गए या बसे। आज भी ये लोग, अगर हम इन लोगों को देखें तो ये बाद में आने वाली जो बाहर से आए थे लोग, उन लोगों की संस्कृति और वर्तमान संस्थाओं के अनुरूप व्यतीत करने की बजाय आज भी ये लोग वैसा जीवन व्यतीत नहीं कर रहे जो बाहर से आकर लोग बस गए थे उनके अनुसार, बल्कि उनकी बजाय अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं और अपने रीति रिवाजों तथा अपने विशिष्ट सामाजिक आर्थिक जीवन शैली को अपनाए हुए हैं। जंगलों या पर्वतीय क्षेत्रों में धकेले गए, हालांकि ये गए जंगल पर्वत में मजबूरी में थे, तो ये धकेले गए कहलाएंगे। इन मूलवासियों ने अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को और अपने रीति रिवाजों को आज भी बनाकर रखा है या बनाए रखा। मुख्य जनसंख्या, हालांकि अब ये वो लोग हैं जो जंगलों पहाड़ों में चले गए, कबीलों में चले गए, तो अब ये संख्या में देखो कम है और मुख्य जनसंख्या शहरों में रहने वाली ज्यादा है, तो मुख्य जनसंख्या से ये अलग रहते हैं और अलग रहने के कारण ये लोग आधुनिक सभ्यता और संस्कृति, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन और कल्चर है, उसके प्रभाव से अछूते रहे, अनटच रहे और आज भी अपने तौर तरीकों के अनुसार ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं या करते रहे। तो ये है इसका इंग्लिश कन्वर्जन। अब हम आते हैं मूलवासियों की संख्या पर, नंबर ऑफ इंडिजीनियस पीपल। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मूलवासियों की संख्या लगभग 30 करोड़ है। भारत में मूलवासियों को अनुसूचित जनजाति और आदिवासी के नाम से जाना जाता है। भारत में इनकी जनसंख्या लगभग 8% है और यह भारत के उत्तर पूर्व के पहाड़ी क्षेत्रों में, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में बसे हुए हैं। बांग्लादेश में इन मूलवासियों की संख्या चटगांव क्षेत्र में 6 लाख है। उत्तरी अमेरिका में इनकी संख्या लगभग 32 लाख है। फिलीपींस के कोर्डिलेरो क्षेत्र में 20 लाख मूलवासी रहते हैं। चिली में मूलवासियों की संख्या 10 लाख है। पनामा नहर के पूर्व में लगभग 50,000 मूलवासी हैं जिन्हें कुना कहा जाता है। तो यह क्वेश्चन एक नंबर में आ सकता है कि पनामा के पूर्व में रहने वाले मूलवासियों को क्या कहा जाता है या कुना किसे कहते हैं। तो अब हमें यह बात पता लग चुकी है। उत्तरी रूस में इनकी संख्या लगभग 10 लाख है। इन सब के अलावा दक्षिण और मध्य अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका में भी मूलवासी रहते या हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और आसियाना क्षेत्र के बहुत से द्वीपों में भी मूलवासी रहते हैं। अब हम आते हैं वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस पीपल पर। मूलवासियों के अधिकारों का मुद्दा, ये कह लो कि ये मुद्दा एक इशू भी अब आज के विश्व राजनीति में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और विश्व राजनीति में सम्मिलित हो गया है। इस पर काफी विचार हुआ और यह बोला गया कि इनको इनके अधिकार, मूलवासियों के इनके अधिकार या राइट्स मिलने चाहिए। 1970 के बाद ये आपके लिए भूमिका एक कह लो बेस है। अगर मूलवासियों के अधिकार या मांग का क्वेश्चन आए तो आप इसे बेस के रूप में यूज कर सकते हैं। 1970 के बाद विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले जहां जहां मूलवासी रहते थे, उन मूलवासियों में और मूलवासियों के भी कुछ लीडर बने। तो मूलवासियों
के नेताओं में, और अगर किसी के नेता नहीं बने तो मूलवासियों का और बाकी के जो देश में रहने वाले नेताओं का बीच का संपर्क बढ़ा, और इससे अब उनका संपर्क बढ़ा तो उन्हें अपने अधिकारों, राइट्स के लिए मांग करने के साझा प्रयास करने की प्रेरणा या इंस्पिरेशन मिली। 1975 में वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट हुई। यूएनओ ने इसे मान्यता दी और इसे एक परामर्शदात्री संस्था का स्तर भी प्रदान किया। 1980 के बाद मूलवासियों ने अपने अधिकारों के लिए मांग की और यूएनओ में भी इस पर विचार होने लगा। अब तो अगर आप देखोगे तो मूलवासियों की समस्याओं से संबंधित कई समाज सेवी संगठन को मान्यता भी प्राप्त है, और ये संस्थाएं या समाज सेवी संगठन मूलवासियों की समस्याएं तथा मांगों से यूएनओ और जो संबंधित सरकार है, उन मूलवासियों से संबंधित जो सरकारें हैं, उनको सूचित भी करते रहते हैं। ये है इसका इंग्लिश कन्वर्जन। तो अब हम आते हैं मूलवासियों के अधिकार और मांगों पर, या यूं कह लो राइट्स और डिमांड्स ऑफ इंडिजिनस पीपल। देखो, जो इनकी मांगे हैं वही ये चाहते हैं कि इनको अधिकार के रूप में मिले। तो मांगे कह लो या अधिकार कह लो, पॉइंट सेम रहेंगे। समय समय पर मूलवासी निम्नलिखित अधिकारों की मांग करते हैं, जिन्हें हम मूलवासियों के अधिकार या इनकी मांगे भी कह सकते हैं। पहली इनकी मांग है, मूलवासियों को अपनी पृथक पहचान, एक अलग आइडेंटिटी रखने वाले समुदाय के रूप में जाना चाहिए। तो ये चाहते हैं इनके आइडेंटिटी या पहचान बिल्कुल अलग रखी जाए। ये सामान्य या यूं कह लो आधुनिक समाज में अपनी पहचान को मिलाना नहीं चाहते। सरकार मूलवासियों की पहचान को अलग बनाए रखे और अलग बनाए रखने वाले वर्ग के रूप में ही इनको मान्यता दे या रिकॉग्नाइजेशन दे। यहां तक कि मूलवासियों का यह भी कहना है कि मूलवासियों को अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज को बनाए रखने और उनकी सुरक्षा का भी अधिकार सरकार दे। तो ये इनकी मांग भी है और ये अधिकार मांगते भी हैं, या इनको ये अधिकार मिलना चाहिए, या इनका अधिकार होना चाहिए, या इनको ये अधिकार दे। देखो, अब यहां पर आप इस पिक्चर के माध्यम से इस एग्जाम्पल को समझ सकते हैं। ये अपने ही परंपरा संस्कृति के अनुसार रह रहे हैं और ये चाहते हैं कि इनको इन्हीं रूप में मान्यता मिले। ये नहीं चाहते आधुनिक समाज के मॉल में घूमना। ये तो इसी तरीके से अपना जीवन चाहते हैं और ये चाहते हैं कि इनकी पहचान इसी तरह इन्हीं जंगलों में, कबीलों में अलग बनी रहे, और इनकी संस्कृति, रीति रिवाज, जैसे ये गा रहे हैं अपनी संस्कृति, अपना जीवन जी रहे हैं, अपना रीति रिवाज जी रहे हैं, इसी प्रकार ये जिए और इनकी पहचान बिल्कुल अलग बनी रहे, अलग पृथक बनी रहे, इनको इसी रूप में अधिकार मिले और मान्यता मिले। ये है इंग्लिश कन्वर्जन जो अभी हमने डिस्कस किया पॉइंट। सेकंड पॉइंट है, विश्व में मूलवासियों को बराबर इक्वेलिटी का दर्जा मिलना चाहिए या होना चाहिए। अपनी अपनी सरकारों से इनकी मांग है, जहां जहां मूलवासी रहते हैं वहीं वो अपनी सरकारों से मांग करते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत इनको मूलवासी कौम के रूप में मान्यता या रिकॉग्नाइजेशन दी जाए, और इनकी यह भी मांग है कि इनको अन्य जातियां जो अदर कास्ट है और अदर वर्ग है, अन्य वर्ग है, उनके साथ समानता, इक्वेलिटी का दर्जा दिया जाए। बार बार ये लोग इक्वेलिटी, समानता की मांग करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं नहीं, ये तो बहुत एडवांस है। हर देश में मूलवासी है और वो अपने अधिकारों के लिए मांग करते हैं, इक्वेलिटी के लिए मांग करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, विरोध करते हैं और चाहते हैं कि इनको इक्वेलिटी, समानता का दर्जा दिया जाए। ये है इंग्लिश कन्वर्जन। अब नेक्स्ट पॉइंट से पहले मैं आपको ये तस्वीरों के माध्यम से कुछ क्लियर करना चाहूंगा। ये एक बांध की तस्वीर है। अब बांध बनता है, बिजली बनती है, हमें ये सब लगता है डेवलपमेंट हो रही है, विकास हो रहा है। लेकिन इस बांध बनाने के लिए कितने ही गांवों को खाली कराया गया, पानी को अपनी धारा से अलग मोड़ा गया, इकट्ठा किया गया, और वहां से लोगों को, जो गांव में लोग रह रहे थे, जो किनारे पर लोग रह रहे थे, उनको हटा दिया गया। इसे कहा जाता है विस्थापन। इस तरह से लोगों को अपना गांव, अपनी जगह खाली करनी पड़ती है। ये बांध का एग्जाम्पल अगर काफी नहीं है तो देखो कोयला। अगर कहीं कोयला मिल जाता है तो जिस जमीन पर कोयला मिला है वो नीचे से खोद कर निकालना पड़ेगा। तो
कोयले जिस जमीन के नीचे है तो उस जमीन के ऊपर रहने वाले लोगों को इस तरह से विस्थापित कर दिया जाएगा, उन्हें वहां से हटा दिया जाएगा। तो देख सकते हैं कोयले पर वार, फिर विस्थापन की मार। तो जहां जहां बड़ी बड़ी विकास की परियोजना चलती है वहां वहां से इन मूलवासियों को विस्थापित किया जाता है, हटाया जाता है। और इसी से संबंधित है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। आजादी के बाद बहुत सी, यूं कह लो बहुत सी विकास की परियोजनाएं चली, डेवलपमेंट की बहुत सारी पॉलिसी, नीतियां, योजना, प्लानिंग चलाई गई, परियोजनाएं चली और बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए। और ये जो विस्थापित हुए वो थे मूलवासी लोग। ऐसी परियोजनाओं से विस्थापित होने वालों में जितने भी लोग विस्थापित हुए हैं उनमें सबसे बड़ा समुदाय ये मूलवासियों का है। दरअसल इन लोगों ने, मूलवासियों ने विकास की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। मतलब इन लोगों को अपने यूं कह सकते हो कि इन लोगों ने विकास की इतनी कीमत चुकाई है कि अपने घर बार, अपनी जमीनों से इनको हाथ धोना पड़ा। इसलिए अब इनकी मांग है, इनको ये अधिकार है कि इनको अधिकार मिलना चाहिए कि इनको इनके मूल स्थान से, जहां ये रह रहे हैं वहां से विस्थापित ना किया जाए, हटाया ना जाए। और अगर विस्थापित करना बहुत ज्यादा जरूरी है, कोई ऐसी नीति है, कोई ऐसी योजना है कि विस्थापित करना ही पड़े, तो भी इनको पुनर्निवास उचित प्रकार से किया जाए या मिले, या इनका पुनर्निवास उचित प्रकार से किया जाए। जमीन अच्छी जगह दी जाए, मुआवजा अच्छी प्रकार मिले और इनको इनकी संपत्ति का भी अच्छा सा मुआवजा मिले। इनको दोबारा से कहीं अलग गांव दे, इनको अच्छी जमीन दे, ताकि ये अपने ही सभ्यता संस्कृति के अनुसार फिर से रह सकें। नेक्स्ट पॉइंट आता है, मूलवासियों के आर्थिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन ना हो। इसको भी मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। ये देखो, ये उत्तराखंड के चिपको आंदोलन की फोटो है या पिक्चर्स है। उत्तराखंड में जो वहां के पहाड़ों में, या यूं कह लो पहाड़ों के आसपास जंगलों में लोग रह रहे थे, उन्होंने सरकार से बोला भाई हमें अपने जंगलों से छोटी मोटी लकड़ी, कृषि औजार और ईंधन के लिए दे। और ये भी वो लकड़ी पेड़ काट कर नहीं मांग रहे थे जो जंगलों में टूट के गिर जाती है। तो सरकार ने मना कर दिया और बाद में खेल या यूं कह लो स्पोर्ट्स का सामान बनाने वाली कंपनियों को पेड़ काटने का ठेका दे दिया। तो उसके विरोध में हुआ चिपको आंदोलन। लोग, जो ये पहाड़ी लोग थे, अपने जंगलों में पेड़ों से चिपक गए और पेड़ काटने से रोका गया। हालांकि इसके बाद जो पेड़ काटने का ठेका था रद्द किया गया। तो इससे हम समझ सकते हैं कि मूलवासियों के जो ये आर्थिक संसाधन है, ये मैंने पेड़ का दिया, जहां बांध बन रहा है वहां नदी किनारे संसाधन होंगे, अगर कहीं कोयले की खान खुद रही है तो वहां कोयले वाले संसाधन होंगे। तो मूलवासियों का कहना है कि इनके आर्थिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन ना किया जाए। हालांकि अगर आप आज की तारीख में देखोगे तो राजनीतिक दृष्टि से इनको प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन, राजनीति में इनको प्रतिनिधित्व मिलता है और इनको संवैधानिक सुरक्षा भी मिली है। लेकिन फिर भी देश के विकास का ज्यादा लाभ इन्हें आज तक नहीं मिला। इसीलिए अब मूलवासियों की यह मांग है कि इनके आर्थिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन ना हो, इनके संसाधनों को ज्यादा इस्तेमाल ना किया जाए और देश के विकास में इनको समान, इक्वल भागीदारी भी मिले। तो ये एग्जाम्पल से हम इसको बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो ये है इसका इंग्लिश कन्वर्जन जो अभी हमने डिस्कस किया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में।